अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अरे आप तो संजीदा हो गए तसद्दुक साहब, यूसुफ एहतियात करो, मैं हर बात निहायत एहतियात से कर रहा हूँ। इनसे कहो मुझसे दोस्ती कर लें। आप माल कान के मंजूर नज़र हैं जनाब, मैं आपकी दोस्ती के काबिल कहाँ। तसद्दुक ने तंजिया अंदाज में कहा, बेस्टर है मिस्टर तबरक, दो ही चीज़ें होती हैं, दोस्ती या दुश्मनी, और दोस्ती आप ठुकरा चुके हैं। तलूत ने कहा और फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। फिर वो कमाल की तरफ रुख करके बोला, अजमताबाद करीब आ गया है कमाल मियाँ, हमें तैयारियां करनी हैं। ठीक है, ज़्यादा सामान तो है नहीं, आप अंदर आ जाएं। कमाल ने कहा और तसद्दुक अंदर चला गया। हम तीनों खामोशी से भागते हुए मनाजर का नज़ारा करते रहे। अभी चंद मिनट के बाद मामू जान के बागात नज़र आएंगे। जिम्मेदार भी हैं आपकी? मैंने पूछा। हाँ, मामू जान के शौक बहुत दिलचस्प और अजीब हैं, आप देखेंगे। ये बागात भी बस उन्होंने खरीदे थे यूं ही। एक दिन किसी बाग में जा निकले थे, यूं ही कहते रहे कि अगर कोई बाज़ौक़ होता तो मैं ये बनवाता वो बनवाता। पूरा बाग देखकर गर्दन टेढ़ी करके बोले, किसी बड़े बदज़ौक़ इंसान का बाग है। और फिर अपने बिजनेस मैनेजर को हुक्म दिया कि कुछ उम्दा किस्म के बागात खरीदे जाएं। तामील होने में कितनी देर लगती। और अब हमारे बागात में आला दर्जे के फल लगे हुए हैं। एक बाग में हसीन कॉटेज है, एक स्विमिंग पूल है जो शहर का सबसे बड़ा जदीद किस्म का स्विमिंग पूल है। दूसरे बाग में एक छोटा सा चिड़ियाघर है जिसमें दरिंदे तक मौजूद हैं। बहुत खूब, अक्सर हम लोग पिकनिक मंगाने चले जाते हैं, आपको भी ले चलेंगे। मैं तबरक भाई के बगैर नहीं जाऊंगा, तलुक ठुंकते हुए बोला और कमाल हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि आप तसद्दुक को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगे। वो हंसते हुए बोला, मजाल है जो मर सके। तालूत बोला, गोया मरने भी नहीं देंगे। मैं दुश्मन को मारने का कायल नहीं हूँ। ओह, तो आपकी दुश्मनी कन्फर्म है, कमाल ने कहा। खुद उसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, तालूत ने जवाब दिया। ओह देखिए, अज़माबाद के आसार जाहिर होने लगे। अचानक कमाल बोल पड़ा और फिर हम खामोशी से बाहर के मनाजर देखने लगे। अज़मताबाद रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खासा खूबसूरत था। ये शहर काफ़ी सरसब्ज़ था। प्लेटफार्म पर पूरी फौज इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उनमें तनवीर साहब नहीं थे, लेकिन मुलाजम और अहले ख़ानदान इतने थे कि बस। लो भाई, ये तो नवाब जलालुद्दीन से भी ऊंची कोई शय है, तालूत ने कहा। हाँ, लेकिन अफसोस हम यहाँ, मैंने कहा, और अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे मुझसे गलती हो गई। मैंने तालूत के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन शुक्र था तालूत पूरी तरह मेरी बात की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो इस्तकबाल करने वालों की गर्म जोशी देख रहा था। लंबी लंबी कई कारें थी। मुलाजम अंदर घुस आए। सामान मुख्तसर था, उन्होंने आपस में बांट लिया और फिर बड़े एहतराम से बड़ी माँ को नीचे उतार लिया गया। लेकिन जब शकीला भी उनके साथ नीचे उतरी तो एक ऊधम मच गया। अफशां बीबी, अफशां बीबी। चारों तरफ से पागलों के से अंदाज में लोग दौड़ पड़े। अफशां बीबी मिल गईं, अफशां बीबी मिल गईं। शकीला किसी कदर घबरा गई। उसने बड़ी माँ का सहारा लिया और फिर बड़ी माँ के साथ ही जल्दी से कार में घुस गई। हम लोग कमाल के साथ दूसरी कार में बैठे और फिर ये काफिला चल पड़ा। कमाल एक कार की पिछली सीट पर हमारे साथ बैठा था। आपने देखा कोई एक है जिसे उनकी अफशाबाजी होने पर शक हो? हाँ, शायद बिल्कुल ही शक्ल मिलती है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। शायद, मैंने मुख्तसिर कहा। बकिया रास्ता खामोशी से तय हुआ और फिर हम एक आलीशान कोठी में पहुंच गए। शहर से किसी कदर बाहर एक पुरफिजा इलाके में बनी हुई ये कोठी दूर से ही आलीशान नजर आती थी। आम इलाके से ऊंची, शायद किसी पहाड़ी टुकड़े पर बनाई गई थी। ऊपर जाने के लिए ढलान रास्ते थे जिन पर दो रवैया दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा दोनों तरफ सुर्ख बजरी की रोशनी थी। फिर कोठी का अजीम शान फाटक, रास्ते चौका चारों तरफ से थे।
इसलिए 4 बड़े फाटक और चंद झेली फाटक थे। हमने बड़े गौर से ये सारी चीजें देखी। कोठी भी एक तवील रकबे पर फैली हुई थी। उसकी तरतीब भी एक खास अंदाज से की थी। कोठी के सामने के हिस्से में एक अजीम शान लान बना हुआ था, जिस पर जगह जगह हसीन मुजस्समे ऐस्तादा थे। खूबसूरत फवारे नत नए अंदाज में पानी उछाल रहे थे। उसके अलावा 3 सिमतों में छोटे छोटे खूबसूरत बंगले एक ही डिजाइन में बने हुए थे। बाद में ये मालूम हुआ कि ये तनवीर साहब के अजीजों के मकानात थे। तनवीर साहब ने खुद ये अपने अजीजों के लिए तामीर कराए थे। बहरहाल तनवीर महल देखकर अंदाजा हो जाता था कि तनवीर साहब किस किस्म के इंसान हैं। गाड़ियां पोर्टिकों में लग गईं और बड़ी माँ को नीचे उतारा गया। शकीला के सिलसिले में खूब हंगामे हुए। हमें उस बेचारी की परेशानी का एहसास था, लेकिन बहरहाल फंस गई थी। अफशाबाजी के सिलसिले में खूब हंगामे होंगे। मेरा ख्याल है हम और आप इन हंगामों से दूर रहें तो बेहतर है, कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा मुनासिब समझो। मेरी एक पेशकश है, अगर आप पसंद करें। बोलो, मैंने कहा। आपने ये झेली बंगले देखे हैं? हाँ, इनमें से एक में मैं अपनी वालदा और छोटे भाई के साथ रहता हूँ। आप पसंद करें तो मेरे साथ ही क़याम करें, कमाल ने कहा। हाँ, अंदाज़ा हो रहा है कि जल्दी यहाँ पजीराई नहीं होगी। बहरहाल ठीक है, यही सही। और ये बात नहीं है, आपकी पजीराई के लिए मैं काफ़ी हूँ, कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने कोई जवाब नहीं दिया और हम कमाल के साथ चल पड़े। ये छोटे छोटे बंगले भी अंदर से बहुत खूबसूरत थे। एक खूबसूरत से ड्राइंग रूम में कमाल ने हमें बिठाया और फिर अंदर चला गया। एक मुलाजम चंद ही मिनट के बाद उम्दा किस्म की काफ़ी और दूसरी चीज़ें ले आया और फिर लिबास तब्दील करके कमाल भी आ गया। मैंने आपके लिए बेडरूम तैयार कर दिया है, चाय वगैरह पी लें। उसके बाद अगर थक गए हों तो आराम करें। और हम खामोशी से काफ़ी पीते रहे। फिर हमने बेडरूम देखने पर आमादगी जाहिर कर दी। बेडरूम भी खूबसूरत था। उसमें हम दोनों के लिए बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया गया। बाथरूम मौजूद है। शुक्रिया कमाल। वैसे हम तुम्हें ज़्यादा वक्त तकलीफ ना देंगे। ओह प्लीज़, आप सारे ख्यालात ज़हन से निकाल दें। मैं ज़ाती तौर पर आपसे बहुत मुतासर हूँ। अगर आप मेरे यहाँ कुछ अरसा क़याम करेंगे तो मुझे दिल्ली मुसरत होगी। शुक्रिया कमाल, अब इजाज़त हो तो हम कुछ देर आराम कर लें। ज़रूर, कमाल ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। मैं तो गुस्ल करूँगा, तालूत बोला। जाओ, फिर उसके बाद मैं भी गुस्ल करूँगा। और थोड़ी देर के बाद हम सहरियों पर लेटे हुए थे। तालूत किसी गहरे ख्याल में गुम था। तालूत, मैंने उसे आवाज़ देकर चौंका दिया। क्या सोच रहे हो? तुम कुछ नहीं सोच रहे आरफ। मसलन हम जिस अंदाज में यहाँ आए हैं मुनासिब है? नहीं। अगर कमाल हमें ना पूछता तो फिर हम किस हैसियत से यहाँ रुकते? ठीक है, चुनाचा यहाँ से निकल चलो। यहाँ के अलावा कहीं भी क़याम किया जा सकता है, वरना हम दोनों अपनी पोजीशन अजीब महसूस करेंगे। बल्कि अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो मैं कहूँगा कि हम यहाँ लड़की के इवज रोटी खाएंगे। ओह, ये बात है तो फिर इसी वक्त ये जगह छोड़ दो। मैं उठकर बैठ गया। नहीं, कुछ देर तो रुकना ही पड़ेगा। एक बार शकीला से गुफ्तगू जरूर करेंगे। वो अगर यहाँ मुस्तकिल रहने क़याम करने पर तैयार हो तो फिर हम यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है आरफ? किस बारे में? क्या हमें ऐसी सूरत में यहाँ रुकना चाहिए? हरगिज़ नहीं। क्या हम मफलूज हैं? रह गई शकीला की बात तो यार, कौन बदकिस्मत होगा जो इस शानदार पोजीशन को ठुकराएगा। हाँ, और फिर हमारा उससे लगाव ज्यादा पुराना भी नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसी शक्ल में आरफ जब हम खुद कलाश हैं। हम उस बेचारी से ये ऐश की ज़िंदगी क्यों छीनें? ठीक है तालुत, और फिर क्यों ना हम खामोशी से यहाँ से चलें? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। एक बार शकीला से मुलाकात ज़रूर करेंगे। उससे कह के जाकर जाएंगे ताकि वो ये ना सोचे कि हमने बला टाल दी। चलो ठीक है। अफसोस वो 2 शाला भी जल गया, वरना कम अज कम यही मालूम हो जाता कि अंदर क्या हो रहा है। तालुत ने अफसुर्दा लहजे में कहा, और मैं भी खामोश हो गया। फिर हम खामोश लेटे रहे और रात को चौंका बेआराम हो रहे थे, इसलिए नींद आ गई। नींद खूब गहरी थी। हम शाम 4 बजे तक सोए रहे, फिर जागे, मुंह हाथ धोया। सामने लगी हुई घड़ी ने 4 का घंटा बजाया था। मुंह हाथ धोकर हम तैयार हो गए और फिर दरवाजे पर आए ही थे कि एक मुलाजमा अंदर आ गई। हमें देखकर वो चौंक पड़ी।
कमाल मियाँ ने आपको देखने भेजा था, देख लिया? तलूत बरजस्ता बोला। हाँ, मुलाजमा ने सादगी से जवाब दिया। तो अब जाओ, तलूत बोला और वो बेचारी चली गई, लेकिन फिर पलटी। उन्होंने कहा था कि अगर आप जाग गए हों तो उन्हें बता दूं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हम जाग रहे हैं? जाग तो रहे हैं, तो फिर बता दो ना उन्हें, तलूत बोला और मुलाजमा वापस चली गई। मैं हंस पड़ा था, तलूत भी मुस्कुराने लगा। कमाल अच्छा लड़का है और शायद उसे एहसास है। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त कमाल हमारे सामने आ गया। खूब सोए आप लोग, दोपहर का खाना भी गोल कर दिया। हाँ, खूब गहरी नींद आई। कोठी में तो क़यामत मची हुई है। क्या हुआ? अरे वही अफशाबाजी के सिलसिले में किसी को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन ये मुलाजम कम वक्त खबरें नशर करने के खसूसी ज़राए रखते हैं। आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। खूब तनवीर साहब को भी इत्तला हो गई। मामू जान कल रात को बाहर गए थे, खसूसी तौर पर उन्हें इत्तला दी गई है। मेरा ख्याल है पहुंचने वाले होंगे। टेलीफोन किया है, 4 बजे पहुंच जाएंगे। हकीकत बता दी गई है उन्हें। अभी कहाँ? वैसे वो सख्त हैरान हैं। जाहिर है होंगे। इसके अलावा DIG पुलिस ने भी फोन किया था। वो अफशाबाजी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मैंने तसद्दुक से कहकर उन्हें टाल दिया है। जाहिर है DIG शकीला साहबा से सवालात करके मुजरिमों को पहचानने की कोशिश करेंगे और वो घबरा जाएंगी। चुनाचा मैंने कहलवा दिया है कि मामू जान के आने के बाद अफशाबाजी उनसे मुलाकात कर सकेंगी। DIG साहब ने उनसे उनके अगवा कुंदगान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फिर कोठी के बड़े गेट से एक लंबी स्याह सेडान अंदर दाखिल हुई और पोर्टिको में लग गई। उससे एक तवील कामत और वजी शख्स नीचे उतरा। चेहरे से ही मालूम होता था कि वो तनवीर है। उम्दा शख्सियत थी, आला दर्जे के सूट में मलबूस। वो निहायत बेचैनी से अंदर चला गया। यही तनवीर मालूम होता है, शायद मैंने जवाब दिया। और फिर खानदान भर के लोग लान में जमा होने लगे। बेशुमार अफराद थे। तनवीर साहब अंदर ना जाने क्या कर रहे थे, ना जाने क्या तमाशा हो रहा होगा। हम दिल ही दिल में तलमलाते रहे, लेकिन क्या करते? बेदस्तो पा थे, खामोश बैठे रहे। मुलाजमा ने हमारे लिए पुरतकल्लफ चाय का बंदोबस्त कर दिया। उसके साथ बहुत से लवाजमात भी थे। हम खामोशी और किसी कदर बेदिली से चाय पीते रहे और फिर तालूत ने मुझे इशारा किया। मैं भी कोठी के अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखने लगा और देखता रह गया। शकीला पहले ही कौन सी कम हसीन थी, लेकिन इस वक्त तो वो जाने क्या बन गई थी। आसमानी रंग की हसीन और कीमती साड़ी में वो क़यामत नजर आ रही थी। बड़ी माँ उसके साथ थी और दूसरे बहुत से लोग। तनवीर साहब मौजूद ना थे। शकीला पुरवकार अंदाज में चलती हुई लान में पड़ी कुर्सियों के नजदीक पहुंच गई। उसके बाद तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बाद अगर ये लड़की हमें पहचानने से भी इनकार कर दे तो इसका क्या कसूर? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम तनवीर साहब को कमाल के साथ आते देखा। वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। कुर्सियों से काफी दूर वो रुक गए और बातें करते रहे। उसके बाद चाय शुरू हो गई, लेकिन इस वक्त मेरी निगाह शकीला की तरफ उठ गई थी। शकीला बेचैनी से चारों तरफ देख रही थी। फिर वो कुर्सी से खड़ी हो गई और मेरी छठी हिस्स कुछ कहने लगी, लेकिन मैंने तालूत से उसका जिक्र नहीं किया। शकीला ने बड़ी माँ से कुछ कहा और बड़ी माँ भी चारों तरफ देखने लगी। फिर हमने तसद्दुक को उनकी तरफ लपकते देखा। तसद्दुक झुककर कुछ कह रहा था। उसके बाद शायद कमाल को तलब किया गया। तनवीर साहब भी कमाल के साथ आगे बढ़ आए। फिर न जाने क्या उलझी गुफ्तगू होने लगी और उसके बाद एक गिरोह चल पड़ा। शकीला सबसे आगे थी। चाय की मेज पर इंतशार फैल गया। सब परेशान से नजर आने लगे। कमाल शकीला के बराबर पहुंच गया और फिर तनवीर साहब ने दूसरे तमाम लोगों को रोक लिया और सिर्फ 3 आदमी आगे आने लगे। ये कमाल, तनवीर साहब और शकीला थे। आरिफ, तालूत ने कहा, कुछ गड़बड़ हो गई। देख रहा हूँ, मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद कमाल के बंगले में दाखिल हो गए और हम उधर से रुख बदलकर बेनियाज बैठ गए। चंद ही सायद के बाद तीनों ऊपर पहुंच गए। शकीला की आंखों में आंसू लर्द रहे थे। वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और खामोशी से हमारी शक्लें देखने लगी। उसके अंदर तूफान भरा हुआ था। क्या आपने उन्हें कहा था? क्या आपने कहा था कि हमें बड़ी माँ के लिए ये बात मान जानी चाहिए? उसने रुंधे हुए लहजे
हुई, लेकिन तेज आवाज में कहा, शकीला शकीला क्या हो गया? मैंने कहा, आप यहाँ क्यों हैं? वो बोली, कमाल साहब से पूछ लो, हम तो जा रहे थे। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का। कहाँ जा रहे थे? किसी भी जगह, बहरहाल इस शहर में नए हैं, मैंने कहा। तनवीर और कमाल खामोश खड़े थे और शकीला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अफसोस है कमाल साहब, मैं इतना बड़ा ज़र्फ नहीं रखती। मेरी दुआ है कि अल्लाह बड़ी अम्मा की मुश्किल हल कर दे। खुदा करे अफशा बीबी खैरियत से वापस आ जाएं। मुझे अफसोस है, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। बराह करम मेरा लिबास वापस कर दें। तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ है बेटे, वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, जहन्नुम में जाएं सब। मैं तुम्हें रोकने की जुर्रात खुद में नहीं पाता, लेकिन अगर कुछ कहने की इजाज़त हो तो शुक्रगुजार हूँगा। तनवीर साहब ने कहा, जी फरमाइए मोहतरम। मैंने कहा, मेरे साथ बड़ी उलझन है। मेरी खुशी है कि उम्र बहुत छोटी होती है। अफशा के बिछड़ जाने का गम जितना शदीद हो सकता है, शायद तुम लोग अंदाज़ा ना कर सको। उसके बाद बेगम की बीमारी ने जहन को शदीद जख्मी कर रखा है। अचानक टेलीफोन मिला कि अफशा मिल गई हैं, तो शादी मर्ग होते होते बचा। यहाँ ना जाने क्या क्या आरज़ुएं लेकर आया तो हकीकत मालूम हुई। सोचा कि कम अज कम एक उलझन से तो निजात मिलेगी, यानी बेगम की बीमारी। और फिर ये बच्ची अफशा से इस कदर मिलती है कि दिल को बहलावा तो दिया ही जा सकता था। सोचो यारो, इंसान ही तो हूँ, कहाँ तक उन उम्मीदों के सहारा दिए रहूँगा। तनवीर साहब की आवाज़ में हल्की सी बर्राहट आ गई। हम खामोशी से उनकी शक्ल देखने लगे। मैं इस पूरे कारखाने का करता धरता हूँ, लेकिन तन्हा। कौन है जो मेरा सहारा बन सके? सुनो बच्चों, हूँ तो बिल्कुल गैर, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी मेरा ये सलूक नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ हो गया। गलती हो गई, सजा दे लो, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं तनवीर साहब, हुआ क्या? मैंने जल्दी से पूछा। यही तो बदबख्ती है कि अभी तक मैं भी इससे ला इल्म हूँ। कमाल मियाँ ने मुझे हकीकत बताई। उसे सुनकर जिस कदर रंज हुआ बयान से बाहर है। ये कम बात है कि मेरी बच्ची मिलकर भी नहीं मिली। मोहतरम, मुझे कुछ अर्ज करने की इजाज़त है, शकीला ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर बेटे। ये लोग मेरे अजीज़ नहीं हैं, लेकिन दुनिया में अब मेरा उनसे बढ़कर कोई अजीज़ नहीं। मेरे वालदैन मर चुके हैं। जिन हालात में मैं इन्हें मिली हूँ वो ऐसे थे कि मेरी ज़िंदगी किसी वक्त भी ख़त्म हो जाती, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर बेलौस मेरी मदद की और मैंने उनसे ज़िंदगी भर का सहारा मांग लिया। अब पूरी दुनिया में मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं। बेखुदा ये सारे ऐशो इशरत उनके पसीने के एक कतरे से ज्यादा कीमती नहीं। मुझे क्या करना है इस चाह का? मुझे इस दौलत की क्या परवाह हो सकती है जो आपके पास है? मेरी तो दुआ है कि आपकी बच्ची मिल जाए। मैं खुद ऐश करके इन लोगों को नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ? भूखी रहूंगी तो इनके साथ, फुटपाथ पर रहूंगी तो इनके साथ। ऐसी शक्ल में मुझे तो शहजादी बना लिया गया और यहाँ लावारसों की तरह ये पड़े हैं। मुझे माफ़ कर दें मोहतरम, अगर ये मुझसे ना कहते तो मैं बेगम साहबा की कोई मदद ना करती। मुझे माफ़ कर दें, मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इन्हें नज़रअंदाज करके खुद ऐश करूं और आपके काम आऊं। हूँ तो तुम तीनों ही आला ज़र्फ हो, हम भी हैं, लेकिन बेटे अभी तक हमारा कसूर नहीं ज़ाहिर हुआ। हमें कुछ कहने का मौका तो दो। तनवीर साहब बोले। जी फरमाइए। हम यहाँ मौजूद ना थे, हमें तहकीकात तो कर लेने दो। कमाल, मैं तुमसे भी जवाब तलब कर सकता हूँ। जी मामू जान, इनके लिए महल में बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ? क्या ये फ़र्ज़ मेरा है मामू जान? गुस्ताखी माफ़, लेकिन मैं जानता हूँ आप साफ बातें सुनने के कायल हैं। यकीनन क्या तसद्दुक साथ नहीं था? थे, लेकिन उनका सलूक इन लोगों के साथ शुरू से अच्छा नहीं है। क्यों? तनवीर साहब ने तअज्जुब से पूछा। कोई वजह नहीं है, बुलाओ तसद्दुक को, तनवीर साहब ने कहा और कमाल ने जल्दी से एक मुलाजिम को भेज दिया। मेरे ख्याल में इन तमाम बातों की ज़रूरत नहीं है तनवीर साहब, आपका हुक्म है तो हम 2-1 रोज़ तक यहाँ रुक जाते हैं। और शकीला, तुम बहरहाल एक नए नेक काम के लिए यहाँ तक आई हो, हमारे सिलसिले में जज्बाती ना हो।
मुझे जलील ना करें यूसुफ साहब, बराह करम आप जानते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से, वो सब जज्बाती हो रहे हैं, मेरी पोजीशन साफ हो जाने दो, फिर मैं किसी से कुछ नहीं करूंगा। तनवीर साहब जल्दी से बोल पड़े। और मैंने लान में तितर बितर लोगों को देखा, बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, हमारी वजह से एक मसला खड़ा हो गया। चंद मिनट के बाद तसद्दुक ऊपर आ गया, उसका सांस फूला हुआ था। तनवीर साहब उसे घूरने लगे। तुम बेगम साहबा को लेने गए थे? जी सरकार, इन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। जी। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है? जी हाँ। तुम्हारी यहाँ क्या हैसियत है? तुम्हारे सुपुर्द क्या काम है? जी। तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम्हें आने वाले एक एक मेहमान के लिए हिफ्ज़े मरातब के मुताबिक बंदोबस्त करना होता है? जी हाँ। इन लोगों के लिए तुमने कहाँ बंदोबस्त किया है? इन लोगों को यहाँ ठहराना मुनासिब नहीं है जनाब। तसद्दुक ने कहा। ओह क्यों, कोई खास बात है? जी बता दो। ये शरीफ लोग नहीं हैं, सूरत से ही। तसद्दुक, तनवीर साहब सर्द आवाज में बोले, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो गए हो। मैं तुम्हारी जात से पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। देखो मालियों ने लान की क्या हालत बना दी है। कल से तुम सिर्फ इन मालियों की निगरानी करोगे। अपनी निगरानी में सारे लान को ठीक कराओ, फिर बागों पर चले जाओ। इतने ज़हीन आदमी को मैं कोठी में नहीं रखना चाहता। जी वो गेट आउट। तनवीर साहब हलक फाड़ कर चीखे और तसद्दुक जल्दी से वापस मुड़ गया। ये जिम्मेदारी इसकी थी और यारो, अब तुम भी फराख दिली से काम लेकर मुआफ कर दो। वो हमारी तरफ मुड़कर बोले। अरे अरे तनवीर साहब शर्मिंदा ना करें। तलूत जल्दी से बोला। चलो नहीं करता, अब चलो चाय पर चलो। तनवीर साहब बेतकल्फी से बोले और उन्होंने दोनों तरफ से हमारे बाजू पकड़ लिए। अब रुकने की क्या गुंजाइश थी, चुनाचा हम चल पड़े। अच्छा खासा तमाशा बन गए थे। तनवीर साहब के अहले खानदान में नाश्ते की मेज पर बड़ी माँ और शकीला, उसके बाद तनवीर साहब, फिर मैं और तालूत और हमारे बराबर कमाल बैठा था। तमाम लोग बैठ गए और चाय शुरू हुई। हमारी यकसा शक्लें सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। बहरहाल अजीब सी कैफियत रही। फिर चाय खत्म हो गई और लोग उठने लगे। तनवीर साहब हम दोनों को लेकर लान के एक गोशे की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कमाल को आवाज दी और फिर हमसे पलटकर उसे हदायत देने लगे। फिर वो वापस हमारे पास पहुंच गए। आओ यहाँ कुछ देर गुफ्तगू ही रहे, वो बोले और फिर हम दोनों उनके साथ एक फवारे के करीब पहुंच गए। फवारे के नजदीक एक खूबसूरत बेंच पड़ी हुई थी। तनवीर साहब ने हमें इशारा किया और हमारे साथ ही बैठ गए। तुम दोनों में आरफ कौन है और यूसुफ कौन? उन्होंने पूछा। ये यूसुफ हैं, आरफ मैं हूँ। तुम दोनों भाई हो? नहीं दोस्त, और दोस्त की रवायात आपके इल्म में होंगी। हाँ मैं जानता हूँ, बाद औकात दोस्तों की मोहब्बत भाइयों से कहीं ज्यादा होती है। हम उसकी मिसाल हैं यकीनन, और शायद कुदरत ने तुम दोनों को हम शक्ल इसीलिए बनाया था कि तुम दोनों की दोस्ती की मिसाल बन जाओ। मेरी बात का यकीन करो, मैं शकीला को अफसा ही समझता अगर तुम दोनों की शक्लों की मिसाल मेरे सामने ना आ जाती। लेकिन इसके बावजूद अभी मेरे जहन में करीद है। यहाँ मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, बल्कि सख्त मजलूम हूँ। तुम कुदरत के कारखाने देखो। उसने मुझे जी भर कर दौलत दी, ऐशो इशरत दिया, लेकिन मुझसे यकीनन कोई ऐसी खता हो गई जिसकी पादाश में उसने सब कुछ देकर मेरा सुकून छीन लिया। अब बताओ, क्या इस दौलत के इवज मैं सुकून खरीद सकता हूँ? मेरी सिर्फ एक ही बच्ची थी, मैंने उसे पाल पोस कर जवान किया और हमारी सारी मेहनत अचानक गुम हो गई। मेरे दिल का हाल समझ सकते हो तो समझ लो, मेरे पास इसके अजहार का सही तरीका नहीं है। तनवीर साहब की आवाज में लर्जिश और आंखों में नमी थी। हमें एहसास है तनवीर साहब, तालूत आहिस्ता से बोला। ऐसी हालत में अगर मैं कुछ अहमकाना सवाल कर लूं तो काबिले मुआफी हैं या नहीं? आप बेफिक्र होकर बात करें, तालूत ने कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में मेरी अफशा की ये इस कदर हम शक्ल लड़की मेरे लिए मुअम्मा ना होगी? होना चाहिए। क्या मैं उम्मीदों के सहारे ना लूं? मैं तुमसे उसके बारे में पूरी तफसील मालूम करके ही अपने दिल को सुकून दे सकता हूँ।
मेरे जहन में बहुत से ख्यालात हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मुमकिन है वो मेरी अफशा ही हो और किसी वजह से अपनी याददाश्त खो बैठी हो, कोई ऐसा हादसा हो गया हो जिसकी वजह से वो हमें भूल गई। अब सही बात उसी वक्त पता चल सकेगी जब तुम मुझे उसके बारे में तफसील बताओगे। मुझे बताओ, वो कब से तुम्हारे साथ है, कहाँ तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें कुछ बातें आपसे छुपाना पड़ेंगी जिनके लिए आप इसरार नहीं करेंगे। वादा करता हूँ, लेकिन इससे अफशा, मेरा मतलब है शकीला की जात पोशीदा ना रहे। हाँ, ये दुरुस्त है, तलूत ने कहा। वो तनवीर साहब की गुफ्तगू से बहुत मुतासर था। यूं भी उस शरीफ इंसान का दुख वाकई बहुत बड़ा था। तो फिर मुझे बताओ आरफ, मेरा ख्याल है हमें तनवीर साहब से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है, मैंने आमादगी जाहिर कर दी। शकीला से हमारी मुलाकात ज्यादा अरसा की नहीं है मोहतरम, सिर्फ 1 हफ्ता कबल हम मिले हैं, लेकिन इससे कबल हम उसे देख चुके थे। इस बात को भी 1-1.5 माह से ज्यादा नहीं गुजरा। ओह, कहाँ और कैसे? कुछ अरसा कबल हम एक हिंदू रियासत दुर्गापुर में थे। आपको अंदाजा है कि वो यहाँ से कितनी दूर है? ओह, दुर्गापुर का फासला इस जगह से बहुत ज्यादा नहीं। क्या तुम लोग वहीं के रहने वाले हो? नहीं, यूं ही आवारा गर्दी करते वहां पहुंच गए थे। वहां हमने उसे एक हिंदू देवदासी के रूप में देखा और हम उसकी तलाश में लग गए। उसकी वजह से बड़े हंगामे हुए क्योंकि रियासत का दीवान उसे अपनाना चाहता था। कुछ हिंदू साधु भी उसके चक्कर में थे। बहरहाल बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने उसे उनके चुंगल से निकाला तो उसने बताया कि वो मुसलमान है। उसने हमें तफसील बताते हुए कहा कि उसके वालिदैन को कत्ल किया जा चुका है और अब वो तन्हा है। तब हमने उसे अपने साथ रख लिया। वो हमारी कोई नहीं है, लेकिन अब सब कुछ है। हम उसकी इज्जत के निगाहबान हैं। हिंदू रियासत दुर्गापुर, तनवीर साहब परेशानी से बोले और फिर उन्होंने अजीब से लहजे में कहा, तो क्या इस ख्याल को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि किसी वजह से रियासती हिंदुओं ने उसे अगवा किया हो और उसकी याददाश्त खोने में भी उन्हीं का हाथ हो? मुमकिन है किसी मकसद के तहत किसी तरीके से उन्होंने ऐसा किया हो। नामुमकिन नहीं है, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तब मेरे बच्चों, मेरे ऊपर एहसान करो। मैं इस सिलसिले में लाखों रुपया खर्च करूंगा। तुम उस वक्त तक मेरे साथ यहाँ क़याम करो जब तक मैं खसूसी ज़राए से काम लेकर शकीला की हकीकत मालूम ना करा लूँ। अगर तुम मेरे साथ ताआवन करो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। मुझे अपने दिल की लगी मिटा लेने दो। अगर ये मेरी अफशा ना भी निकली तब भी मैं तुम्हारी इसी कदर शुक्रगुजार रहूँगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है तनवीर साहब, तलूत ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ मेरे बच्चों। काश तनवीर साहब की आंखों से आंसू टपकने लगे और हम दोनों भी इसी अंदाज में सोचने लगे, क्या वाकई शकीला अफशा है? शकीला की शख्सियत बेहद पुरइसरार हो गई थी। बहरहाल एक बात का तो मुझे यकीन था कि शकीला ने अपने बारे में झूठ नहीं बोला था। ये दूसरी बात है कि खुद उसे अपने बारे में कुछ याद ना हो, लेकिन हालात पुरइसरार थे। अगर हिंदू साधु उसकी याददाश्त गुम करने के लिए कोई कार्रवाई करते तो फिर शकीला खुद को शकीला ही क्यों समझती? वो अपने आप को राजहंस ही कह सकती थी। बहरहाल अब हमारा जहन भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तो तुमने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली, तनवीर साहब ने चंद मिनट के बाद कहा। हम हाजिर हैं तनवीर साहब, खुदा करे हम आपके किसी काम आ सकें। तुम मेरे काम आ चुके हो मेरे बच्चों। मैं खुफिया तौर पर चंद लोगों को दुर्गापुर भेजूंगा। वो वहां रहकर शकीला के बारे में मालूमात करेंगे। यकीन करो, मैंने अफशा की तलाश पर लाखों रुपया खर्च किया है। मैंने बहुत से लोगों को मुलाजिम रखा है जिनका काम ही ये है कि वो अफशा का खोज लगाएं। पुलिस के सारे ज़राए आज तक मुझसे ताउन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस किसी केस में 2-4 माह से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, यकीनन। बहरहाल मेरे लिए दुआ करना कि खुदाए कुद्दूस मेरी ये मुश्किल हल कर दे। मैं सख्त परेशान हो चुका हूँ। हमें आपके दुख का एहसास है तनवीर साहब, तालूत ने हमदर्दी से कहा।
मैं तुम्हारा मुकम्मल तावन चाहता हूँ। यहाँ रहकर खुद को मुझसे अलग तसव्वुर मत करना बेटे। किसी सिलसिले में मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे दिल्ली मुसर्रत होगी। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, हम बड़े बेतकल्लफ लोग हैं, तालुत ने कहा। इतनी देर में कमाल वापस आ गया। तशरीफ़ ले चलिए मामू जान, आओ, तनवीर साहब ने कहा, और फिर वो हमें महल के अंदरूनी हिस्से में ले गए, जहां हमारे लिए एक आलीशान कमरा तैयार कर दिया गया। ये तुम्हारा कमरा है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी मुलाजम को बुलाकर बेतकल्फ़ी से कह देना। जी, तालुत ने जवाब दिया। मैं खामोश था। तनवीर साहब हमें आराम करने का मशवरा देकर चले गए। कमरा तो उम्दा है आरफ, क्या ख्याल है? दुरुस्त फरमाया। मैंने गहरी सांस ली। क्या बात है आरफ, तुम कुछ संजीदा हो? बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी हमाकत है, मैं क्या कह सकता हूँ। खूब, अच्छा बैठ जाओ। उसने एक सोफे की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। हाँ, अब एक बात बताओ, क्या सोच रहे हो? वो खुद भी मेरे सामने बैठते हुए बोला। शकीला के बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ यार, संजीदगी से शकीला का क्या मामला हो सकता है? उलझा हुआ ज़रूर है, मगर ये मुमकिन है, मुमकिन भी हो सकता है। हो सकता है कोई लंबा चक्कर हो। शकीला झूठ तो नहीं बोल सकती, इस बात का मुझे भी यकीन है। वैसे जज्बाती लड़की है, तुमने उसकी कैफियत देखी थी, काबिल भरोसा है। मेरा ख्याल है अब हम लाजमी तौर पर 3 हो गए हैं। वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, और अगर वो अफशा निकल आई तो देखा जाएगा, मैंने लापरवाही से कहा। ऐसे मौका पर आरफ, तबीयत अजीब सी हो जाती है। अगर मेरी कुव्वतें मेरे पास होती तो क्या हम तनवीर साहब की मुश्किल हल नहीं कर सकते थे? अब भी कोशिश करेंगे। हाँ, तालुत ने ठंडी सांस भरी और हम दोनों खामोश हो गए। मैं अंदर आ सकता हूँ? अचानक दरवाजे से आवाज़ आई और हम दोनों चौंक पड़े। आवाज़ कमाल की थी। आ जाओ यार, मैंने कहा और कमाल अंदर आ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुनाइए, क्या हाल है? ठीक, कोई बात नहीं, वैसे ही पूछ लिया था, उसने बेतकल्फी से एक तरफ बैठते हुए कहा। आप लोग कोई ज़रूरी बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बस शकीला के मसले पर ही गुफ्तगू कर रहे थे। ओह, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको अफशा बाजी का कमरा दिखा दूं। मुमकिन है, क्यों नहीं, आइए। आओ यूसुफ, मैंने कहा, और तालुत खामोशी से उठ गया। कमाल हमें लिए हुए एक दूर दराज कमरे के करीब पहुंच गया। दरवाजे में ताला था। कमाल ने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। और इस कमरे में ताला रहता है? मैंने पूछा। हाँ, मुस्तकिल, लेकिन इसकी चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? कोठी के बहुत से मामलात मेरे सपुर्द हैं। मामू जान मेरे ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने अपनी कुछ जिम्मेदारियां मेरे सपुर्द कर दी हैं। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। कमाल ने कमरे में रोशनी कर दी और सबसे पहले हमारी निगाह एक कदे आदम तस्वीर पर पड़ी। बिलाशुबा शकीला थी, सर मुंह फर्क नहीं था। मैं और तालुत हैरानी से उसे देखते रहे। इंतहाई हसीन तस्वीर थी। क्या ख्याल है आरफ साहब? कमाल की आवाज़ उभरी। कमाल की तस्वीर है, हम लोगों की दीवानगी बजा नहीं है। हाँ, तुम्हारा शुबा दुरुस्त है, लेकिन एक बात और बताऊं कमाल, 3 साल का वक्फा बहुत तवील नहीं होता। क्या तुम्हें अफशा की कुछ मखसूस आदात और उसकी आवाज़ याद नहीं? क्यों नहीं? वैसे आपने बड़ी उम्दा बात बताई। दर हकीकत हम सब उनकी शक्ल में इस तरह उलझ गए कि उनकी आवाज़ पर गौर ही नहीं किया। लुत्फ की बात यह है कि किसी ने नहीं किया। हाँ, वाकई ऐसा तो नहीं कि लोग अफशा की आवाज़ ही भूल गए। मुमकिन तो नहीं है यूसुफ साहब, मैं अभी थोड़ी देर के बाद इसकी तस्दीक करूंगा। कमाल ने जवाब दिया। तब हम आगे बढ़े और मैं गहरी निगाहों से अफशा के पूरे कमरे का जायजा लेता रहा। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिससे अफशा की पुरइसरार गुमशुदगी पर कुछ रोशनी पड़ सके, लेकिन फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। पुलिस तो पूरे कमरे को खंगाल चुकी होगी। जाहिर है अगर ऐसी कोई चीज होगी तो पुलिस ने कहाँ छोड़ी होगी। तो फिर भी मैंने कमाल से सवाल कर ही लिया। पुलिस ने इस कमरे की तलाशी भी ली होगी। दर्जनों बार यहाँ की एक एक चीज देखी जा चुकी है। कमाल, मुझे अफशा के बारे में कुछ वक्त पूरी तफसील बताना।
हम लोग भी अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। तनवीर साहब ने हमसे भी यही बात कही है। खुदा आपकी ही को कामयाबी अता करे, कमाल ने गहरी सांस लेकर कहा। खैर छोड़ो इन बातों को, वो अपने तबरक साहब कहाँ है? तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा और कमाल भी मुस्कुराने लगा। हम तीनों वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़े। तसद्दुक खासे रख रखाव का इंसान है, ना जाने क्यों आप दोनों से खार खा गया। बहरहाल बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई है। क्यों? अरे आप गौर करें, कल से वो मालियों के साथ काम करेगा। कमाल ने हंसते हुए कहा। क्या वाकई? कल खुद देख लें, वैसे बड़ा तलमलाएगा। मामू जान अजीब फितरत के मालिक हैं, ऊपर से नरम, अंदर से सख्त। नरम रहेंगे तो फिर बिल्कुल नरम, और अगर उनकी हुक्म अदूली कर दी जाए तो फिर शामत ही आ जाती है। तसद्दुक की मजाल जो उनके हुक्म से इनहराफ करे, मुलाजमत छोड़कर ना भाग जाए बेचारा। अरे नहीं, तसद्दुक इस मट्टी से नहीं बना, ये अच्छी बात है। अच्छा अब इजाजत दें, रात के खाने पर मुलाकात होगी, कमाल ने उठते हुए कहा और फिर वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। और हाँ सुने, मुझे अपनी मर्जी से यहाँ आने की इजाजत है। आप लोग मेरी मुदाखलत से बेजा से परेशान तो नहीं होंगे? इजाजत है, तालुत ने जवाब दिया और कमाल मुस्कुराता हुआ चला गया। हम दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। तस्वीर देखी तुमने? मैंने तालुत से पूछा। हाँ, हैरत अंगेज, ये मुशाहदत भी तो हमारी तरह की होगी। बहरहाल हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे कि मुमकिन है कि शकीला ही। हाँ, मगर मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। खैर जो कुछ है सामने आ जाएगा। शकीला बेचारी अजीब उलझन में गिरफ्तार हो गई है। हाँ यार, उसे किसी तौर बुलवाओ, किसी मुलाजम से कहलवा दिया जाए। वैसे उसकी पोजीशन बहुत खराब हो गई है, मुरव्वत में मारी जा रही है। जाओ उसे बुलवाओ, तालुत बोला और मैं बाहर निकल आया। मैंने एक मुलाजम को बुलाया और मुलाजम अदब से मेरे करीब पहुंच गया। हमारे बारे में शायद हदायत जारी कर दी गई थी। अफशा बीबी कहाँ है? बड़ी माँ के पास। क्या कर रही हैं? बैठी हैं साहब। बड़ी माँ को तो उन्हें खुद से अलग ही नहीं होने दे रही, मुलाजम ने जवाब दिया। बहरहाल उनसे कहो आरिफ ने बुलाया है। जी बेहतर, मुलाजम ने कहा और वापस चला गया। मैं अंदर वापस आ गया और चंद ही मिनट के बाद शकीला हमारे पास पहुंच गई। वो हमें देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। क्या हाल है अफशा बीबी? तालुत मुस्कुराते हुए बोला। फिलहाल तो बुरे हाल हैं। अगर बड़ी माँ की मोहब्बत से इसी रफ्तार से जारी रही तो मैं सख्त बोर हो जाऊंगी। मुझे उन खातून से हमदर्दी जरूर है, लेकिन यूसुफ साहब वो तो मुझे एक लम्हे के लिए भी हटने नहीं दे रही। हाँ, तनवीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इन हालात ने हमारा दिमाग भी खराब कर दिया है। कभी कभी तो हम भी संजीदगी से सोचने लगते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। कैसी गड़बड़? कहीं तो ही सब सचमुच तुम अफशा ही ना हो। इस लड़की से मेरी मुशाहबत शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका क्या सवाल है? अच्छा मजाक है, शकीला ने उलझे हुए अंदाज में कहा। एक बात बताओ शकीला जी, क्या तुम दावे से कह सकती हो कि तुम दुर्गापुर की रहने वाली हो? क्या मतलब हुआ इस बात का? मुमकिन है कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे जहन से भी महू कर दी गई हो। हिंदू योगी बड़े अनोखे होते हैं, तुम याद करो। आरिफ साहब, ये बात मजाक में भी नहीं सोची जा सकती। मैंने अपना बचपन दुर्गापुर की गलियों में बिताया है। मुझे वहाँ के जर्रे जर्रे से वाकफियत है। मेरी गलियों के सारे लोग मुझे पहचानते होंगे। आपकी उलझन बरहक है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है शकीला, अफशा बनकर अपनी जिंदगी ऐश से गुजार सकती हो, तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल तो चाहता है कि आपकी इस बात पर खुदकशी कर लूं, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। सुन ले जनाब, अगर ये गोल्डन चांस मिल रहा है और आप मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में हैं, तब गौर से सुन लें। खुदा की कसम मर जाऊंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। आप जब दिल चाहे यहाँ से निकल चलें। सारे ऐशो इशरत यहाँ के मकीनों को मुबारक। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शकीला की आंखों में आंसू छलक आए। नहीं भाई, ये 100% शकीला है। इन सब को चाहने के अपने लड़की को तलाश करें, तालुश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, अब इसमें शको शुबे की बात नहीं है। बहरहाल माफ करना शकीला, हमारी बातों से तुम्हें दुख हुआ। इसके अलावा गौर से सुन ले मोहतरमा, हम खुद आप जैसी प्यारी दोस्त को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। आप तो हमारी जिंदगी मौत का साथ है। क्यों भाई यूसुफ?
संजीदगी से यकीनन, तालूत ने कहा। वैसे शकीला, तय ये किया गया है कि हम लोग भी अफशा की तलाश में उनकी मदद करेंगे। अच्छा है हमारी वजह से उन लोगों की मुसीबत दूर हो जाए। यूं भी हम आवारा गर्दों की क्या है। नहीं, ये तो सवाब की बात है। इस मजलूम औरत के लिए मैं भी अफसुर्दा हूँ। बेटी के गम में दीवानों की सी कैफियत है। इस ज़रफ़ से आंखें बंद करने पर तैयार नहीं है कि आंख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा। वाकई अफसोसनाक बात है, मैंने कहा और तालूत की तरफ देखने लगा। तालूत के चेहरे पर भी अपनी बेबसी की जल्लाहट उभर रही थी। बहरहाल शकीला, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी थी। हमें यहाँ हर हाल में वक्त गुजारना है। इन लोगों के साथ हम भी ताआवुन करेंगे, तुम भी करो, मैंने कहा और शकीला ने गर्दन हिला दी। बस तुम बड़ी माँ के पास जाओ। वैसे दिन में एक आध बार खुद ही मौका निकाल कर हमसे मिल लिया करना। यकीनन, शकीला ने जवाब दिया और फिर वो चली गई। तालूत भी खामोश बैठा था। रात के खाने पर भी वही कैफियत थी। मालूम होता था बारात आई है। बड़ा उम्दा इज्तिमा था। हमें ये बात बहुत पसंद आई। मालूम हुआ कि शाम की चाय और रात का खाना अहले ख़ानदान साथ साथ खाते हैं। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने पर कोई इज्तिमा नहीं होता। बहरहाल डिनर के बाद खुश गप्पियाँ होने लगी। तनवीर साहब ने फिर हम दोनों को घेर लिया। भाई, तुम लोगों के बारे में मज़ीद तफसील नहीं मालूम हो सकी। वो तो खुद हमें भी नहीं मालूम तनवीर साहब, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है दुर्गापुर आने से कबल तुम लोग कहाँ थे? सही याद नहीं। एक तवील कामत आदमी ने हमारी गर्दनें पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा था कि तुम दोनों अब ठीक मालूम होते हो। यहाँ रहकर सरकारी रोटियाँ तोड़ना चाहते हो। और फिर उसी ने एक और शरीफ आदमी से हमारी चुगली खाते हुए कहा था, डॉक्टर, इन दोनों के दिमाग अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं इन्हें यहाँ से छुट्टी देने की सिफारिश करता हूँ। चुनाचा हमें छुट्टी दे दी गई। क्या मतलब? तनवीर साहब हैरत से बोले। कौन सी जगह थी ये याद नहीं। अरे वो पागल खाना ही हो सकता है, तनवीर साहब हैरत से बोले और कमाल हंसी ना रोक सका। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? मामू जान, ये लोग इंतहाई बज़ीला सिंज हैं, बागो बहार तबीयत के मालिक। क्या आपको इनकी बातों पर यकीन आ गया कि ये पागल खाने से छूटे हैं? भाई मैं क्या कहूँ, इन्होंने नक्शा ही ऐसा खींचा है। तनवीर साहब भी हंसते हुए बोले और हम दोनों खुश थे। भाई अगर ये मजाक था तो मैं बहुत महफूज हुआ हूँ। मेरा ख्याल है तुम लोग अपने माजी के बारे में कुछ बताने पर तैयार नहीं हो। खैर ठीक है, मैं मजबूर नहीं करूँगा। वैसे एक दरख्वास्त है, यह किसी किस्म की तकलीफ़ ना उठाना। ये खाना बेतकल्लुफ़ है। आप बेफिक्र रहें तनवीर साहब, अब तो हम यहाँ जम ही गए हैं, तालूत ने कहा। मैं कारोबारी अमूर में मसरूफ़ रहता हूँ। मेरी गैर हाज़िरी को भी महसूस मत करना। बेहतर। हाँ कमाल, इनकी जिम्मेदारियाँ मैंने तुम्हें सौंप दी हैं। आप बेफिक्र रहें मामू जान। अच्छा भाई, मुझे इजाज़त। वैसे बहुत दिलचस्प हो तुम दोनों, वाकई कमाल है। तनवीर जमाल साहब हम दोनों से मुसाफा करके रुखसत हो गए। कमाल हंसने लगा। आपने मामू जान को भी नहीं छोड़ा। वैसे आखिर आप अपने माजी को इस कदर छुपाने की कोशिश क्यों करते हो? यार एक बात बताओ जी, तुम्हारा ताल्लुक किसी तौर पुलिस से तो नहीं? हरगिज़ नहीं, कमाल ने हंसते हुए कहा। तब कोई हर्ज नहीं, चलो बता दो, तालूत ने कहा। दरअसल हम लोग जुराइम पेशा हैं, पुलिस हमारी तलाश में है। हम दोनों ने बेशुमार कत्ल किए हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ यूसुफ? हरगिज़ नहीं। तालूत ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कमाल हंसता रहा। जाहिर है उसे यकीन नहीं आ सकता था। ऐसी सूरत में हम अपना माजी किसी को नहीं बता सकते। यकीनन। बहरहाल जो आप कोई भी हैं, बहुत दिलचस्प हैं। मैं आपका गर्विदा हो गया हूँ। पहले आजमाएं, अगर अच्छा साबित हूँ तो मुझे भी खुद में शामिल कर लें, कमाल ने कहा। वो गोया तुम भी जुराइम की तरफ राग़िब हो? मैंने पूछा। हाँ, हर वो काम करूँगा जो आप करेंगे। ओह, मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत भी मुस्कुरा रहा था। फिर हम संजीदा हो गए और मैंने कमाल से पूछा, तुमने अपना काम क्या किया कमाल? आवाज़ वाला, हाँ, इंतहाई गौर खौज से आपने देखा होगा, मैं अफशाबाजी के बिल्कुल सामने बैठा था। हाँ, हमने गौर किया था।
मुझे अपनी याददाश्त पर नाज है यूसुफ भैया। बेशक दूसरे लोग इस पर गौर नहीं कर सके हों, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अफशां बाजी और इन खातून की आवाज़ में नुमायां तौर पर फ़र्क है। वंडरफुल। बहरहाल दूसरे लोग कुछ भी सोचें, तुम ये बात नोट कर लो कि शकीला अफशां नहीं है। मैं तो तस्लीम करता हूँ। अब तुम हमें अफशां की आदात व अतवार और उसके बारे में पूरी तफसील बताओ, ताकि हम भी उसके मामले में तुम्हारी मदद कर सकें। और कमाल अपनी याददाश्त के सहारे अफशां के बारे में बताने लगा। हम दोनों ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन दर हकीकत काफ़ी गौर खोज के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। और फिर काफ़ी रात गुजर गई तो कमाल हमसे इजाज़त लेकर उठ गया। दूसरी सुबह जागने के बाद ज़रूरियात से फारग हुए तो एक मुलाजमा अंदर आ गई। नाश्ता तैयार है साहब, ले आऊं? ओह यकीनन, वैसे सुबह का नाश्ता सब लोग अपने अपने कमरों में करते हैं। जी ठीक है, ले आओ, मैंने कहा, और थोड़ी देर के बाद मुलाजमा ने नाश्ता शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद हम सर जोड़कर बैठ गए। तालूत किसी फिक्र में था। काफी देर के बाद उसने गर्दन उठाकर कहा, आरफ तुमने एक बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कौन सी बात? भाई हमें कुछ रोज तो यहाँ रहना ही है। हाँ रहना पड़ेगा। लिबास वगैरह का क्या होगा? क्या इस सिलसिले में भी हम लोगों के मोहताज रहेंगे? नहीं तालूत, ये तो ना हो सकेगा। इसके अलावा जेब में भी कुछ होना ही चाहिए। यकीनन। तब इसके बारे में क्या सोचा? हाँ, दूसरों पर लुटाते रहे हैं, अगर किसी से कुछ ले लिया जाए तो क्या हर्ज है? किससे लोगे? जिसके पास हुआ, मगर किस तरह? बहरहाल हम जुराइम पेशा भी रह चुके हैं। चलो बाहर निकल कर किस्मत आजमाई करें। करोगे क्या? ये बाहर चलकर ही सोचेंगे, मैंने कहा, और तालूत ने गर्दन झुका ली। मेरे जहन का चरखा भी चल रहा था। दर हकीकत काम बेहद मुश्किल था। हमने ना जाने क्या कर रहे थे, मगर जो कुछ इस वक्त थे उसके बारे में सोचना था। डाका जनी भी आसान काम तो नहीं था, जबकि हमारी हिफाजत का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। तालूत बेदस्तूर फिक्रमंद था। बहरहाल तैयारियां करके हम लोग निकल आए। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हम आराम से चलते हुए बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तब अचानक एक मकान के दरवाजे पर तसद्दुक नजर आया और हम चौंक पड़े। तालूत, मैंने अचानक तालूत का शाना दबोच लिया। क्यों? तसद्दुक, मैंने एक तरफ इशारा किया। तसद्दुक दरवाजे को ताला लगा रहा था। हाँ, तालूत हंस पड़ा। ये तन्हा ही रहता है, मैं पुरख्याल अंदाज में बोला। हाँ, ताला लगाने से यही अंदाजा होता है, और इसका माल भी जायज है। क्या मतलब? अरे भाई, इसने हमारी बेइज्जती की थी। क्या सोच रहे हो आरफ? किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? मैं नहीं समझा। समझने की जरूरत नहीं, तुम इसका ताक़ुब करो। जब ये किसी मुनासिब जगह पहुंच जाए तो इसे बातों में लगा लो। खबरदार ये मकान की तरफ वापस ना आ सके। अरे तुम्हारा दिमाग सही है, तालूत बुखला कर बोला। बिल्कुल सही है, तुम परवाह मत करो। आरफ बेइज्जती ना हो जाए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, तालूत ने परेशानी से कहा। अरे तो इन लोगों को मुंह दिखाते रहना क्या जरूरी है? और फिर तुम परवाह मत करो, मैं कच्चा काम नहीं करूंगा, बस तुम चल पड़ो। लेकिन क्या जरूरी है कि इसके पास कुछ मौजूद हो? तालूत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ओहो, किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? तुम परवाह मत करो। शाबाश, चलो तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैंने कहा, और तालूत आगे बढ़ गया। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। बहरहाल इन मामलात में मेरा जहन खूब काम करता था। मैंने उस कंपाउंड में बने हुए मकानात का जायजा लिया। अकबी खिड़की में सुलाखें नहीं थी, जाहिर है उनकी जरूरत ही ना समझी गई होंगी। अंदर दाखिल होना मुश्किल काम नहीं था। हाँ, अगर देख भी लिया जाता तो कोई भी दिक्कत ना होती। मेरे पास एक उम्दा बहाना तैयार था, वो ये कि मैं अपने तौर पर अफशा के सिलसिले में काम कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं करूँ करने दिया जाए, वगैरह वगैरह। तसद्दुक के मकान के अकबी सिमत पहुंचकर मैं रुका। खिड़की बंद थी, मगर खुशकिस्मती से उसकी चटखनी नहीं लगी थी। मैंने उसे धकेला तो कवाड़ खुल गए और मैं खामोशी से अंदर उतर गया। अंदर पहुंचकर अंदाजा हुआ कि चटखनी टूटी हुई है, इसलिए खिड़की बंद नहीं हो सकी। बहरहाल मेरे हक में बेहतर था। मैं फुर्ती से मकान की तलाशी लेने लगा। सामान की बेतरतीबी से अंदाजा होता था कि तसद्दुक मुस्तकिल तनहा रहता है। वैसे जरूरियात जिंदगी का सहारा सारा सामान मौजूद था।
किसी चीज़ की हिफाजत की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि कोई बैरूनी खतरा था ही नहीं। मैंने तसद्दुक के ख्वाबगाह का जायज़ा लिया और फिर ख्वाबगाह की अलमारी खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अलमारी में एक ऐसा खाना भी नज़र आया जिसे तिजोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने उसे खोला और एक गहरी सांस ली। अंदर छोटे बड़े नोटों की खासी तादाद थी। अब बार बार कौन इन चक्रों में पड़ता, जो कुछ है उसी से काम चलाना था। मैंने नोट उठाए, तकरीबन 6,500 रुपये थे, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक पिस्तौल भी नजर आया और मैं चौंक पड़ा। बेज़ाहिर तसद्दुक एक बेज़रर इंसान है, फिर उसे पिस्तौल की ज़रूरत क्यों पेश आई? और मेरे जहन में एक करीद सी पैदा हो गई। बहरहाल नोट कब्जे में करने के बाद मैंने अलमारी बंद कर दी। हत्तल मकाम मैंने अपनी उंगलियों के निशानात वगैरह साफ कर दिए और फिर दूसरे कमरों की तलाशी ली, लिखने की मेज़ और दूसरी चीज़ें, लेकिन और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कोई अंदाज़ा हो सकता। तब मैं उसी रास्ते से बाहर निकला। नोट मैंने अपने लिबास में पोशीदा कर लिए। फिर मैंने तालूत और तसद्दुक को तलाश कर लिया। मुमकिन ही नहीं था कि वो दोस्ताना फिजा में बात करते। दोनों में खासी तेज़ी हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, वो गुर्राया। तबरक जो चेहरे किस्मत वालों को नसीब होता है, ऐसी तैसी तबरकी। आइंदा तुमने मुझे तबरक कहा तो दांत तोड़ दूंगा। कसम ले लो जो मैंने इसे हाथ भी लगाया हो, तालूत ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। निहायत लोफर हो तुम लोग, क्या तुम शरीफाना गुफ्तगू कर रहे हो? तसद्दुक जल्लाए हुए अंदाज में बोला। अगर इन्होंने नाजायज़ तौर से तुम्हें दबा दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर तसद्दुक, मैंने मसालहाना अंदाज में कहा। और मैंने जो कसम खाई है उसका तुम्हें एतबार नहीं, तालूत ने शिकायती अंदाज में कहा। मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तसद्दुक ने कहा और तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ चला गया। तालूत ने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। कैसा रहा? कामयाबी, मैंने जवाब दिया। कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? फजूल बातें मत करो, आओ चलें, मैंने कहा और तालूत मेरे साथ चल पड़ा। हम लोग महल से निकल आए। वैसे हमने कोशिश की थी कि दूसरों की निगाहों से महफूज रहें। यार तुम अजीब इंसान हो, तालूत गहरी सांस लेकर बोला। क्यों? यही कि तुमने निहायत दलेरी से तसद्दुक पर हाथ साफ कर दिया। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था। हम बाजार पहुंचे और फिर ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन देर काफ़ी लग गई थी। जब हम वापस पहुंचे तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि तसद्दुक मालियों के पास बैठा उनसे काम करवा रहा था। धूप में काम कराते हुए उसकी बुरी हालत हो गई थी। हम उसकी निगाहों से बचते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़े। हमारे पीछे शायद हमारी तलाश की गई हो, लेकिन बाजार लगता था जैसे किसी को हमारे जाने और आने के बारे में मालूम ही ना हो। बहरहाल हमने जल्दी जल्दी सारा सामान सेट किया और बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोया। अभी फारग ही हुए थे कि शमसा आ गई। ये लड़की ट्रेन में बड़ी माँ के साथ थी। चेहरे से शोक शरीर मालूम होती थी। अभी तक हमारी उससे कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई थी। ओह शमसा, मैंने उसे देखकर कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बस ये हमारी खूबी है, मेरी शक्ल भी याद है ना? क्यों नहीं? मैं ज़ाती तौर पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। करे, मैंने कहा। उसने इधर उधर देखा और फिर होंठों को जुबान से तर करती हुई बोली, मैं बैठ जाऊँ? बैठ जाएं, तालूत अचानक बोल पड़ा और उसने चौंक कर तालूत की शक्ल देखी, फिर जल्दी से एक सोफे पर बैठ गई। वो किसी कदर नर्वस हो गई थी। बारी बारी वो हम दोनों की शक्लें देखने लगती। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और बोली, मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। देखिए, ये सारी गुफ्तगू मैं एक दोस्त की हैसियत से कर रही हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे पूरी तफसील बता दें। जी, मैंने हैरत से कहा, मेरा मतलब है अफशाबाजी के सिलसिले में। मैं वादा करती हूँ कि आपका राज रखूँगी। बस मैं अपने तौर पर आपकी मदद करूँगी। अगर आप किसी उलझन में होंगे तब भी मैं आपके साथ तावन करूँगी, उसने कहा और मेरी रगे शरारत भड़क उठी। मिस शमसा, मैंने नहायत संजीदगी से कहा, जी आपने गौर कर लिया है कि आप क्या कह रही हैं अच्छी तरह। फिर सोच लें हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। मेरी ज़िंदगी में यह नामुमकिन है। वादा करती हैं? कैसा वादा? क्या ख्याल है यूसुफ,
क्यों ना हम इन खातून पर एतबार कर लें। जैसा तुम मुनासिब समझो। तालूत मेरी शरारत समझ गया था, वो भी बिल्कुल संजीदा था। ठीक है, किसी न किसी को तो राजदार बनाना पड़ेगा, उसके बगैर काम चलना मुश्किल है। मैंने तवील सांस लेकर कहा और फिर मैं शमसा की तरफ मतवज्जा होकर संजीदगी से बोला, आपके जहन में यह ख्याल कैसे आया मिस शमसा कि आप हमसे कुछ मालूम कर लेंगी? मुझे शुबा था कि आपसे अपने सीनों में कोई राज छुपाए हुए हैं। वो बेहद ज़हीन हैं आप। आपका क्या ख्याल है मिस अफशा हमारे हाथ कैसे लगी? मैं ये बात नहीं जान सकी मिस शमसा। दर हकीकत ये बहुत गहरा राज है। हमारा ताल्लुक एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है जो लड़कियों को अगवा करता है। मैंने नहायत संजीदगी से कहा और शमसा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। मिस अफशा को भी हमारे गिरोह के कुछ लोगों ने अगवा किया था। हम लड़कियों को अगवा करके फरोख्त कर देते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिसकी कीमत पर फरोख्त होती हैं, खुद उसकी पेशकश कर देती हैं। चुनाचा हम इनसे इनकी कीमत वसूल करके उन्हें रिहा कर देते हैं। मिस अफशा ने भी अपने बारे में बताया कि वह बहुत बड़े आदमी की लड़की हैं। उन्होंने हमें पेशकश की कि हम उन्हें फरोख्त ना करें। वो अपने वापस चलेंगी और ना सिर्फ अपनी कीमत अदा करेंगी, बल्कि उन्होंने वादा किया कि अपने बदले 2 और लड़कियों को अगवा कराएंगी। क्या? शमसा उछल पड़ी। हाँ, इस तरह हमें दोहरा मुनाफा होगा, रकम की रकम मिलेगी और लड़कियां की लड़कियां। मिस अफशा ने पक्का वादा किया है और बहुत जल्द वो उन दोनों लड़कियों को हमारे हवाले करने वाली हैं। हम उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ओह आरिफ, ये क्या कर रहे हो? तालुत जल्दी से बोल पड़ा और मैंने चौंकने की अदाकारी की। क्यों, क्या बात है यूसुफ? मेरा ख्याल है तुमने जल्दबाजी से काम लिया। तुम्हें ये राज किसी तौर अफशा नहीं करना चाहिए था। मुमकिन है मिस शमसा उन दोनों लड़कियों में से एक हो, बल्कि तुम भूल गए ट्रेन में मिस अफशा ने इन दोनों की तरफ इशारा किया था। क्या इस इशारे का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारा शिकार ये दोनों ही हों? ओह, मैं अचानक खामोश हो गया। शमसा दर हकीकत बुखला गई। वो अज़तरारी तौर पर खड़ी हो गई और हमारे चेहरों की संजीदगी हमारे उन अल्फाज की तस्दीक कर रही थी। मिस शमसा, आपने वादा किया है कि हमारे राज को राज रखेंगी, क्या हम उम्मीद रखें? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन खुदा के वास्ते आप बता दें, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शमसा ने कहा। हम संजीदा हैं मिस शमसा, लेकिन कान खोल कर सुन लें, आप हमारा राज रखेंगी। आखिर में मेरा लहजा सख्त हो गया और शमसा जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आप बेफिक्र रहें, वो कहती हुई बाहर निकल गई और मैं हाथ झाड़कर तालूत की तरफ देखने लगा। क्या जरूरत थी उसे खौफजदा करने की? तालूत ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, अरे वो हमारे बारे में मालूमात फराहम करने आई थी, हमने उसे ठीक ठीक बात बता दी। यहाँ की पोजीशन वैसे ही अजीब है। वैसे अब प्रोग्राम क्या है? जाहिर है हम यहाँ रोटियां तो नहीं तोड़ने आए। तालूत बोला, अफशा के सिलसिले में जासूसी करोगे? कहाँ झक मारोगे? कमाल ने जो हालात बताए हैं उनसे अंदाजा होता है कि बहरहाल अफशा एक तालीम याफ्ता लड़की है, अहमक नहीं थी। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो उसे अगवा करने वालों का मकसद माली फायदा हासिल करना नहीं था। वो कैसे? देखो ना, तवील अरसा हो चुका। अगर कोई माली मफाद हासिल करना होता तो अब तक मुतालबा हो जाता। हाँ, ये भी ठीक है। तब फिर या ये भी सोचा जा सकता है कि किसी ने, मैंने कहा और अचानक तालूत चौंक पड़ा। तालूत को मेरे चौंकने का एहसास हो गया था। क्या बात है? तालूत ने पूछा। यार, मेरे जहन में एक और ख्याल आया है। क्या? तालूत ने मैंने तसद्दुक के सामान में पिस्तौल देखा था। तो फिर तसद्दुक बज़ाहिर बेज़रर इंसान है, लेकिन उसके चेहरे की एक झलक मुझे अब तक याद है। तफसील बताओ। ट्रेन में वो कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया था और बाहर उसके चेहरे के तासरात काफी खौफनाक थे। गौर किया है? क्या हम अफशा के अगवा में तसद्दुक की शमूलियत पर गौर नहीं कर सकते? अरे क्यों मरवाने पर तुले हुए हो बेचारे को। अगर इस बात का तज़किरा आम हो गया तो उसे अब भेंगियों के साथ काम करना पड़ेगा। तनवीर साहब उसकी खाल खींचवा कर तुम्हें फिर दाद देंगे, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। बहरहाल मालूमात तो हासिल करना ही थी तसद्दुक के बारे में। हाँ, जरूर करो। उस बदनसीब की शामत ही तो आई है और उसका अंदाजा उसे पहले ही हो गया। इसी वजह से वह शुरू से हमारे खिलाफ है। मगर करोगे क्या? पहले पिस्तौल का मसला हल कर लिया जाए। किस तरह?
कमाल से उसके बारे में मालूम करेंगे। ठीक है भाई, ये तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, जरूर मालूम करो। तालूत ने बेदारी से कहा और मैं खामोश हो गया। तालूत का बुझा बुझापन साफ नजर आता था और बहरहाल ये हकीकत थी, वो अपनी दुनिया का शहजादा था। उसे इसकी सारी चीजें छिन गई थी, गोया उसकी शख्सियत ही खत्म हो गई थी। इस पर वो अफसुर्दा ना होता तो क्या करता। और फिर दूसरे दिन हमने कमाल को पकड़ लिया। ये तसद्दुक कब से है तनवीर साहब के पास? तवील अरसा से, यूं समझ ले यही परवरिश पाई है। तालीम वगैरह भी मामू जान ने ही दिलवाई है। आदमी किस किस्म का है? बुरा नहीं, बस थोड़ा सा क्रैक है। बाद औकात शक्ल से बेहद खतरनाक नजर आता है। कौन तसद्दुक? कमाल हंस पड़ा। हाँ, वो सब कुछ हो सकता है यूसुफ भाई, लेकिन खतरनाक नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया है जैसे उसकी जेब में पिस्तौल रहता है। अरे तौबा, वो तो पिस्तौल के नाम से ही बेहोश हो जाएगा। कमाल बदस्तूर हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, अब ऐसा भी नहीं मुमकिन है तनवीर साहब ने उसे हिफाजत के लिए पिस्तौल दिया हो। नहीं जनाब, अव्वल तो यहाँ ऐसी हिफाजत की जरूरत ही नहीं पेश आती, और फिर उसके लिए तसद्दुक का इंतखाब तो बहुत ही बड़ा लतीफ़ा है। कमाल ने जवाब दिया और हम खामोश हो गए। कमाल के चले जाने के बाद मैंने तालूत की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बहरहाल दाल में काला तो नजर आ गया। क्या मतलब? तसद्दुक अंदर से कुछ है और मैंने अपनी आंखों से उसकी अलमारी में पिस्तौल देखा है। गोया जो कुछ ऊपर से है यहाँ के लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है। उसने अपनी दूसरी शख्सियत दूसरों की निगाहों से पोशीदा कर रखी है। तुम क्यों उस बेचारे के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से पिस्तौल देखा है तालूत, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? मत करो भाई, अब करोगे क्या? तालूत ने कहा और मैं कुछ सोचने लगा। फिर मैंने कहा कि इसके अलावा तुमने एक बात पर गौर नहीं किया। कर दो, वो भी करा दो। तालूत तवील सांस लेकर बोला, तसद्दुक किस खामोशी से 6000 की चोरी पी गया है। किसी की जुबान से तुमने उस चोरी की कहानी सुनी? इससे नतीजा अखज किया तुमने? तालूत ने पूछा। मुमकिन है वो रकम ऐसी हो जिसके बारे में तसद्दुक किसी से तज़किरा भी ना कर सकता हो। चुनाचा उसने खामोशी से उसे सब्र कर लिया, किसी से कहना भी पसंद नहीं किया। मुमकिन है, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। बहरहाल तसद्दुक को खरीदना जरूरी है। अब क्या खरीदोगे? बस उस पर निगाह रखी जाए। मेरा ख्याल है हम दोनों मिलकर एक बार फिर उस मकान की तलाशी लें। यार, इन मामलात में इस तरह काम करने से मुझे वाकई खौफ मालूम होता है। दरअसल इन लोगों के साथ जो बाइज्जत हों और इज्जत करते हों, रहकर कोई गड़बड़ करना मेरे बस की बात नहीं है। खैर, कुछ और सोचेंगे। मैंने गर्दन हिला दी।